हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कौन सी कड़वी याद थी उसके दिल में। चेहरे पर ओढ़ी खामोशी, आंखों का आकर्षण बरबस मुझे उसकी ओर खींच ले गया था। उससे मिलने की चाह में एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये कैसी बेबसी थी कि उसकी आंखों का दर्द देख कर भी मैं सिर्फ महसूस करता रह गया, बेबस सा। उसके व्यक्तित्व ने मुझे ऐसा प्रभावित कर रखा था कि घंटों तो क्या, अगर पूरे दिन भी इंतज़ार करना पड़ता तो भी मैं कुछ बुरा महसूस नहीं करता। एक अजीब रूमानी आकर्षण ने मुझे अपने पास में ऐसा जकड़ लिया था कि मैं अपने खुद के अस्तित्व से भी उदासीन रहने लगा था। हर क्यों का उत्तर अगर मिल जाता तो दुनिया ही रुक गई होती। पर पार्क की बेंच पर बैठकर किसी की प्रतीक्षा करने का अनोखा आनंद तो वही जान सकता है जो ऐसे पलों से गुजरा हो। पिछले ज़माने की रहस्यमयी फिल्मों की नायिका सी ये लड़की मुझे शहर की एक सड़क पर दिखी थी। पता नहीं क्यों पहली नज़र में ही मैं उसके प्रति आकर्षित हो गया था, और ये स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मैंने उसके बाद उस रास्ते के अनगिनत चक्कर काटे थे। मन में पक्की उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो फिर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। एक दो बार फिर आमना सामना हुआ, और पता नहीं कैसे उसे भी ये एहसास हो ही गया कि मैं वहाँ उसी के लिए चक्कर काटता रहता हूँ। शायद इसीलिए उसने थोड़ी चोरी से मेरी ओर देखना शुरू कर दिया। बस कहानी यहीं से शुरू हुई थी। बातचीत की हालत में पहुंचने में काफ़ी समय लगा, और जब मिलने के वादे तक पहुंचे तो वो भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन, मंगलवार, और समय दोपहर का। मुझे लगा कि शायद उसे उस दिन घर से निकलने में आसानी होती होगी। वैसे मंगलवार को मेरी भी सिर्फ 2 ही क्लास होती थी, इसीलिए कॉलेज से जल्दी निकल पाना आसान था। जगह तय हुई, यही पार्क। मैं तो कॉलेज से निकलकर तेज तेज कदमों से सीधा पार्क जा पहुंचता और पहले से तय बेंच पर जाकर बैठ जाता। वो देर से आए या जल्दी, मेरी आंखें पार्क के गेट पर टिकी रहती। उसका वो गेट से घुसना, धरती पर नज़र बिछाए हौले हौले चलना, और फिर निकट आकर आधा इंच मुस्कुराना मुझे बहुत मोहक लगता था। हम एक ही बेंच पर पास पास बैठे होते, पर उसकी ओर से कोई ऐसी क्रिया होती नहीं लगती थी जो प्यार का संदेश दे सके। वो कम बोलती थी, मैं ही बकबक करता रहता था। मैंने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजनाएं तक सब कुछ उसको बता डाली थी, पर उसके बारे में मैं अब तक कुछ जान पाने में सफल नहीं हो सका था। मैं जब भी उससे उसके बारे में कोई प्रश्न करता तो वो अनजान सी आसमान की तरफ देखने लगती। उसके चेहरे पर छाया सांध्यकालीन शून्य और रहस्यमय हो जाता। अपने इस तथाकथित अचीवमेंट को निकट मित्रों से साझा कर डालना स्वाभाविक था, पर जब मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे प्यार का सफ़र एक बिंदु पर ही अटका हुआ है, तो वो सब के सब सलाहकार बन गए। एक ने कहा, अगर वो प्यार नहीं करती होती तो चलकर पार्क तक आती ही क्यों। बात ठीक लगी। दूसरे ने कहा, अच्छे संस्कारों वाली होगी, शी वोंट कम रनिंग एंड ले डाउन विद यू। ये बात अनजाने ही मन को सुख का एहसास करा गई। तीसरे ने कहा, ऐसा करो, एक दिन पार्क में तुम देर से जाओ, अगर वो बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही तो पक्का है वो तुम्हें प्यार करती है, और अगर उठकर वापस चली गई तो समझ लेना कि ये सब खेल था। ये बात सबको जम गई। सबकी सहमति से आने वाले मंगलवार को ही ये निर्णायक प्रयोग करने का निर्णय ले लिया गया। गिन गिन कर दिन काटे। आखिर मंगलवार आया। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था मुझे कोई ज्ञान नहीं। देर करनी थी सो बैठा रहा। जैसे ही निर्णायक घड़ी आई, मैं भारी भारी पैर उठाता पार्क की ओर चल दिया। मित्रों ने मुझे ऐसे विदा किया जैसे मैं शमशान घाट जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि दिल इतनी तेज भी धड़क सकता है। पार्क के गेट की ओर बढ़ते हुए मेरे हाथ पैर लगभग कांप रहे थे। जैसे ही मेरी दृष्टि ने पार्क के भीतर प्रवेश किया, दिल बलियों उछल पड़ा। वो पार्क की उसी बेंच पर बैठी अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर कुछ रेखा चित्र बना रही थी। मेरी गति में अचानक तेजी आ गई। मैं लगभग भागता हुआ बेंच तक जा पहुंचा। वो मुस्कुराई
और एक और खिसक कर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। मन के भीतर अब तक पनपते अपनेपन की जगह अब अधिकार भाव ने ले ली थी। इसीलिए बेंच पर बैठते ही मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया। वो सकुचाई जरूर, पर प्रतिरोध नहीं किया। मेरे मन का विश्वास अब चरम पर था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सीधे उससे प्रश्न कर दिया, शादी करोगी मुझसे? वो कुछ नहीं बोली, सिर झुकाए बैठी पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखा चित्र बनाती रही। मैं उतावला हो रहा था। मैंने अपना प्रश्न दोहराया, बोलो, शादी करोगी मुझसे? वो सिर झुकाए झुकाए ही धीरे से बोली, इसके लिए आपको हमारी मम्मी से मिलना होगा। मेरा मन बेकाबू हो उठा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब, कहाँ? वो थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर बोली, पूछ कर बताऊंगी। इतना कहकर वो एकदम उठी और चल दी। गेट के पास पहुंचकर उसने एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा और बाहर चली गई। अब मेरा एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था, अगले मंगलवार के इंतजार में। आखिर वो दिन आया। अब समस्या थी कि दोपहर तक का समय कैसे काटा जाए। कॉलेज जाने का कोई फायदा लग ही नहीं रहा था, सो सड़कों के चक्कर काट काट कर सूरज के चढ़ने को निहारता रहा। समय होते ही मैं पार्क की ओर भागा। जब पार्क में पहुंचा तो ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि बेंच अभी खाली पड़ी थी। खैर, मैं अपनी उसी जगह जाकर बैठ गया जहां मैं अक्सर बैठा करता था। मेरी नज़र गेट पर ही टिकी रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक अनजान सा डर मुझे परेशान किए था। तभी एक गरीब सा दिखने वाला आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही पास आया, उसने एक मुड़ा हुआ कागज़ मेरी ओर बढ़ाया। कपकपाते हाथों से वो कागज़ मैंने उससे ले लिया और जल्दी से खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, आप इनके साथ चले आएं, ये आपको पहुंचा देंगे। जो कुछ हो रहा था उसने मुझे सारी हालत पर विचार करने को मजबूर कर दिया था। पहले मैंने उस आदमी को गौर से देखा। ये वही आदमी था जिसके रिक्शे पर वो पार्क आया जाया करती थी। तब मैंने उस आदमी को आगे चलने का इशारा किया और मैं उसके पीछे हो लिया। मैं इस सड़क पर कभी बहुत आगे तक गया नहीं था, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि ये सड़क आगे जाकर एक पतली गली जैसी हो जाती है। छोटी छोटी ढेरों दुकानें, खुली नालियां और एक दूसरे को धकियाती भीड़। मुझे लगा कि शायद सफाई कर्मचारियों को इस रास्ते का पता मालूम नहीं होगा। थोड़ा आगे जाकर रिक्शा रुक गया। रिक्शे वाले ने एक गहरी सांस ली और बोला, बाबू साहब, रिक्शा इसके आगे नहीं जा पाएगा। 10 कदम आगे चलकर बाईं ओर की गली नंबर 10 में मुड़ जाइएगा। 2 कोठियां छोड़कर एक जीना ऊपर जाता दिखेगा, बस उसमें चढ़ जाइएगा, मैडम मिल जाएंगी। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, पर उसने लिए नहीं। जहाँ कहीं मैं इस समय था, वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे ये शहर का हिस्सा है ही नहीं। जगह जगह टूटे प्लास्टर वाले रंग बिरंगे मकान लगभग वैसे ही लग रहे थे जैसे माचिस की ढेर सारी डिब्बियां एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हों। हर मकान के बाहर धूप में सूखते मैले कुचैले कपड़े और दीवारों पर चिपकी पान की पीक के अलावा जगह जगह पी हुई बीड़ी सिगरेटों के बचे टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब मुझे डर लगने लगा था, पर फिर भी पैर अनजाने ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी सामने की दीवार पर एक जंग खाई टीन की पट्टी लगी दिखाई दी, जिस पर लगभग मिटता हुआ सा लिखा था, गली नंबर 10। मैं उस ओर मुड़ गया। गली के मुहाने पर ही पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर एक पुलिसमैन बैठा दिखाई दिया। उसे पुलिसमैन मानने में तनिक शंका हो रही थी। पैंट से बाहर निकली मुड़ी तुड़ी कमीज, मुंह में भरी पान की पीक, बिना धुला सा चेहरा, पर हाँ, हाथ में डंडा जरूर था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराकर मुस्कुराहट का उत्तर दे दिया। मुझे मुस्कुराते देख वो इतनी जोर से हंसा कि उसके मुंह से भरी पीक उछलकर उसकी कमीज पर आ गिरी। मुझे तो ये सब देखकर उबकाई सी आने लगी, इसीलिए मैं तेजी से आगे बढ़ गया। रिक्शे वाला द्वारा बताई गई सीढ़ी सामने थी। एकदम पतला सा जीना था और जीने की दीवारें बहुत ही ज्यादा गंदी थी। छोटी छोटी सीढ़ियों पर पैर तो मैंने रख दिए, पर मन में आगे जाऊं या पीछे इसकी उलझन और बढ़ गई। सोच रहा था, नर्क में भी अप्सराएं रहती हैं, ऐसा तो कभी किसी ने बताया नहीं। या कहीं
मेरे साथ कोई उपहास प्रायोजित तो नहीं किया गया है। अपनी सुरक्षा का डर भी जोर पकड़ने लगा था। तभी सामने एक दरवाज़ा आ गया। दरवाजे के बाजू में लिखा था नंबर 3। मेरा हाथ दरवाज़ा खटखटाने को आगे बढ़ गया। भीतर से किसी महिला की आवाज़ आई, खुला है, तशरीफ़ ले आइए। पसोपेश की हालत में होते हुए भी पैर आगे बढ़ ही गए। अब मैं एक बड़े कमरे में खड़ा था। कमरे में कई दरवाजे खुल रहे थे जिन पर पर्दे पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार के साथ एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर गहरे रंग की चादर बिछी थी और इधर उधर 2-3 मसनद जैसे तकिए भी लगे थे। मसनदों का रंग भी चादर की तरह सुर्ख था। तख्त पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी जिसके दोनों हाथ किसी कड़ी चीज को काटने में व्यस्त थे और आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। वो बहुत धीरे से बोली, बैठिए। मैंने इधर उधर देखा। बेंच से बनी कुर्सियां पड़ी थी। मैंने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। मेरी नज़र महिला पर कम, इधर उधर के वातावरण पर ज़्यादा थी। महल की आगोश में लिपटी दीवारें कमरों के दरवाज़ों पर झूलते सिल्की पर्दों से मेल नहीं खा रही थी। मन घबराने लगा था। तभी वो महिला, जो शायद उसकी मम्मी ही रही होंगी, धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो? हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? किसी बेहतर जगह भी तो बुला सकते थे। पर वो हमारी नज़र में आपके साथ धोखा होता। इसके बाद वो थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ बैठी सी आवाज़ में बोली, धोखा देकर बाद में उसका अंजाम भुगतना अब हमारे बूते का नहीं रह गया है बरखुरदार। ये कहते कहते शायद उनका गला भर आया था, इसीलिए वो चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पुरानी यादें उनके जहन में उतर आई थी। मैं चुप ही रहा। सुपारी काटने में व्यस्त उनके हाथों की गति पहले से तेज हो गई थी। शायद वो अपने मन के आवेश को कड़ी सुपारी के ऊपर उतारने की कोशिश कर रही थी। वो अचानक फिर से बोली, आंखें बूढ़ी हो गई हैं एक ऐसे मर्द का दीदार करने की ख्वाहिश में जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो औरत के जिस्म के सौदागरों को चुनौती दे सके। उनकी तकलीफ मुझे झकझोरने लगी थी। वो शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यहाँ तक आने की हिम्मत दिखाई है तुमने तो सुनो, गौर से सुनो। यहाँ रह रही सैकड़ों लड़कियों की कराहती आवाज़ें जो चीख चीख कर पूछ रही हैं कि इनका क्या कसूर था। कसूर तो कमबख्त वक्त का था जिसने इन्हें बदनाम कोख में ला पटका। मेरे चिंतन पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। मेरे कानों में सैकड़ों कराहते नारी स्वर गूंजने लगे थे। मेरी आंखें गीली हो आई थी। वो फिर बोली, इस बार उनकी आवाज़ में कुछ उत्तेजना सी थी, साहबजादे, अगर एक मासूम को इस नर्क से निकालने का हौसला रखते हो तो जाओ अपने माँ बाप, घर खानदान वालों से पूछो कि क्या वो गली नंबर 10 के कोठे नंबर 3 की एक लड़की को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। मैं खामोश था। वो चुप थी। थोड़ी देर चुप रहकर वो तनिक धीमी आवाज़ में बोली, अगर वो हाँक कर दें तो हमें खबर कर देना, हम बेटी को दुल्हन बनाकर खुद छोड़ने आ जाएंगे। वो थोड़ा सा चुप हुई और फिर कराहती सी आवाज़ में बोली, और अगर ना कर दें तो तुम फिर कभी इस ओर मत आना। ये बदनाम गलियां हैं, बेकार में बदनाम हो जाओगे। वो बहुत थकी सी लगने लगी थी। वो धीरे धीरे उठी और बिना मेरी ओर देखे पीछे के कमरे में अंदर चली गई। अब एकदम सन्नाटा हो गया था। मैं कुर्सी पर बैठा अपनी चेतना लौटने का इंतज़ार करता रहा। फिर मैं भी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिया। मुझे लग रहा था कि कमरे के दरवाजे पर पड़े पर्दे के पीछे से याचना भरी 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं कितनी ही कोशिशें करने के बाद घर वालों से कुछ नहीं कह सका और ना कभी फिर वो लड़की ही मिली। दिन दहाड़े आगरा घूमने फिरने के बाद टैक्सी वाला तारीफों के पुल बांधते हुए हमें एक दुकान में ये कहकर ले गया कि यहाँ आगरा की प्रसिद्ध वस्तुएं फिक्स रेट पर मिलती हैं। दुकान के पहले छोर में हैंडीक्राफ्ट के आइटम रखे थे जिनके दाम और क्वालिटी पहली नज़र में हमें बाजार की उपेक्षा उचित लगे। हमने कुछ आइटम खरीद लिए। दुकान पर हमारा भरोसा जमता देख दुकानदार आग्रह करके हमें दुकान के दूसरे छोर में ले गया
जहाँ हैंडलूम के आइटम थे। हमारे लाख मना करने के बाद कि हमारे पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं हैं। वो बोला, अरे साहब, पैसे कौन मांग रहा है, आप आइटम तो पसंद कीजिए, जितने का भी सामान हो उसका सिर्फ 40% दे जाइए। हम सामान पार्सल से आपके घर भेज देंगे, डाक का खर्च हमारा रहेगा, बाकी पैसे देकर पार्सल छुड़ा लेना। हमारे ना नुकर करने के बाद भी वो एक साड़ी मेरी मिसेस को दिखाते हुए बोला, बहन जी, ये बैम्बू की साड़ी आगरा की प्रसिद्ध साड़ी है, इसे ज़रूर ले जाइए, कीमत मात्र 1200 रुपये। मैंने पत्नी को 1-2 साड़ी खरीदने की सहमति दे डाली। फिर क्या था, मोहतरमा ने 6 साड़ियाँ पैक करा डाली। दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी के कोने में हमारे हस्ताक्षर करा लिए ताकि साड़ियों के बदले जाने की गुंजाइश न रहे। दुकानदारी के तरीके से प्रभावित होकर हम इतने निश्चिंत हो गए कि बिल की काउंटर फाइल में लिखी शर्तों को पढ़े बगैर हमने उनकी शर्तों पर साइन कर दिए। सारी जेबें खंगालने के बाद 3000 रुपये अदा करके हम अपने घर को विदा हो लिए। घर पहुंचने के 1 हफ्ते के अंदर पार्सल भी पहुंच गया। डाकिया बाकी के 3000 रुपये के अलावा 125 रुपये डाक खर्च भी मांगने लगा। हमारे ये कहने पर कि डाक खर्च तो दुकानदार ने दे दिया होगा, वो बोला, नहीं, बकाया डाक खर्च देने पर ही मैं पार्सल आपको दे सकता हूँ। 125 रुपये के पीछे 3000 फंसते देख हमने पार्सल छुड़ा लिया। हमने पार्सल खोला, हस्ताक्षर युक्त साड़ियाँ पाकर तसल्ली हुई। आगरा की निशानी के नाम पर बड़े उत्साह से पहनने के बाद एक ही धुलाई में साड़ियों का सारा आकर्षण भी धुल गया। इस ठगी की कटु यादें आज भी मुझे कटोटती हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।